जय हिंद साथियों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो हम प्लेटफॉर्म की प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे उसका प्रैक्टिस नंबर 3 आज है। प्रैक्टिस सेट आप हल कीजिए, प्रत्येक ऑप्शन को बनाने की कोशिश कीजिए। आपको संख्या में प्रैक्टिस नहीं हल करने हैं कि इतने हल किए, 20 हल किए, 50 हल किए हैं। प्लेटफॉर्म के भी हल कर लिए हैं, किरण के भी हल कर लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है। 10-15 दिन का समय बचा है, 23 तारीख को एग्जाम है। मेहनत से पढ़ लीजिए, बस प्रत्येक ऑप्शन को बनाने की कोशिश कीजिए। यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। भले ही प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन ना आए, लेकिन उससे आपका विश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हम जीके जीएस के क्वेश्चन प्रारंभ करेंगे और बाद में मैथमेटिक्स से क्वेश्चन करेंगे। प्रारंभ करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी दिया गया था। पहले है काकोरी षड्यंत्र कांड जो हुआ था उसे समझने की कोशिश करते हैं। कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काकोरी षड्यंत्र कांड जो है, इसका कांड का नाम बदलकर अब कर दिया है काकोरी काकोरी षड्यंत्र एक्शन कह दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की घटना है। उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, सबके नाम बदले जा रहे हैं, इसी का नाम भी बदला दिया गया है। तो 9 अगस्त 1925 को एक घटना हुई थी, काकोरी षड्यंत्र कांड, और इसमें शामिल थे एक तो जो अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, और एक शामिल थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद, 4 लोग इसमें शामिल थे और उसमें से 3 लोगों को फांसी दे दी गई थी। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद जो है यहाँ से फरार हो गए थे, मतलब यहाँ से निकल गए थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से फरार हो गए थे। तो 9 अगस्त 1925 की घटना है। इसका नाम बदलकर काकोरी षड्यंत्र एक्शन कर दिया गया है। इसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से निकल गए थे। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन इसका बहुत महत्वपूर्ण है जो हमने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि स्वाधीनता संग्राम में जो घटनाएं घटी हैं, ये कौन से क्रम में घटी हैं? इनका क्रम जो है उनको सही कीजिए, क्रम का चयन कीजिए। ये बीपीएससी क्वेश्चन जब 5 ऑप्शन वाले होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। हमें गांधी रिबन समझौता पता होना चाहिए कि ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी रिबन समझौता हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। 26 से 31 मार्च 1931 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष अगर जो आपको पता हो तो बताइए, लेकिन हाँ, आपको बता रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे पहले इसके का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे क्योंकि 5 मार्च को जो गांधी में समझौता हुआ था, इसमें महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी नहीं रुकवाई थी। इसीलिए भारत की जनता में रोष था, इसीलिए इसने महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन में काले झंडे दिखाए गए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तो 5 मार्च सबसे पहले घटना घटेगी, 4 नंबर पर पहले आएगा। फिर भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ, तो 2 नंबर पर घटनाएं घटी। और सबसे अंत में घटना घटी तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1 नंबर का, और इस गोलमेज सम्मेलन में भी महात्मा गांधी ने भाग लिया था। भारत के एकमात्र व्यक्ति थे सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। बस वही गांधी में समझौता में इन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को नहीं रोका था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी अंग्रेज सरकार 24 तारीख को देने वाली थी, लेकिन उसके थोड़े दिन 8-12 घंटे पहले 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ऑप्शन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। ऑप्शन नंबर इसका सी बनेगा। कलर चेंज करके लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बनेगा। बाकी प्रत्येक की तिथि याद होनी चाहिए, बहुत करीबी घटनाएं हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि बंगाल का गवर्नर जनरल इनमें से कौन सा था? तो बंगाल का पूछा है गवर्नर जनरल, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनकर आया था। लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर अगर जो कोई बनकर आया था, तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बनकर आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और लॉर्ड कैनिंग 1858 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1858 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, और बंगाल का पहला सिर्फ गवर्नर अगर जो पूछे तो लॉर्ड क्लाइव बनकर आया था 1774 ईस्वी में। 1773 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके बाद बनकर आया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। देखो, सबसे पहले इनका कालक्रम इस प्रकार से है
कि सबसे पहले अगर जो गवर्नर कोई बनकर आया तो बंगाल राज्य का गवर्नर, बंगाल प्रांत का गवर्नर बनाया गया, तो क्लाइव बनकर आया था। क्लाइव को ही भारत में अंग्रेजी सत्ता का संस्थापक कहा जाता है मुख्य रूप से। उसके बाद गवर्नर के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल के पद को बनाया गया, जीजी के पद को बनाया गया। गवर्नर जनरल पहला बनकर आया था, बंगाल का ही बना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स बना था। और नंबर 3 पर अगर देखा जाए तो बंगाल के भी गवर्नर जनरल के पद को अंग्रेजी सत्ता ने समाप्त कर दिया, और बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया, कहा कि पूरे भारत पर अधिकार धीरे धीरे कर लिया, और पूरे भारत में अब गवर्नर जनरल बनेगा, और वो बनकर पहला आया था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, काफ़ी फेमस नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। उसके बाद अगर जो पूछा जाए तो 1858 की क्रांति के समय तो कैनिंग गवर्नर जनरल था। 1858 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। उसके बाद अगर जो देखा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो भारत की आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन 1800 मतलब भारत की आज़ादी के समय 1947 में गवर्नर जनरल कोई था तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और उसके बाद अगर जो देखा जाए तो भारत के स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कोई भारतीय बने थे, तो अगर जो सी राजगोपालाचारी बने थे, और अगर जो अंग्रेजी ही कोई बना था तो लॉर्ड माउंटबेटन ही बना रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर तो इसका ये सही है। बाकी लेकिन सारे क्वेश्चन सही थे, सारे कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। विलियम बेंटिक भी अच्छा गवर्नर जनरल रहा, क्लाइव भी, पूरे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो हेनरी विलियम डेरिजियो ने शुरू किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का संबंध कोई बंगाल से नहीं है, मतलब बंगाल के आंदोलन में इन्होंने कोई भाग नहीं लिया ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। इनकी एक पत्रिका आती है, बहुत ही फेमस पत्रिका, बताओ कोई लोग। राजा राम मोहन राय का भी संबंध से इससे युवा बंगाल आंदोलन से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरिजियो युवा बंगाल आंदोलन इसने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया था। मतलब जब 1857 की क्रांति जब हुई तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो जो कानपुर क्षेत्र का अंग्रेज गवर्नर जो नाना साहब थे, इन्होंने कहाँ से मुख्यालय को शुरू किया था, तो बिठूर कानपुर का एक स्टेशन भी पड़ता है, बिठूर से शुरू किया था। कानपुर के बिठूर से इन्होंने विरोध शुरू किया था। स्थित महल मुख्यालय कौन सा था, बिठूर इसका बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है कि राशि में कुल संख्या कितनी होती है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। राशियों की कुल संख्या 12 होती है। और 47 कह रहा है कि कुंदरेमुख की खानों में उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन देखिए, कहाँ से निर्यात किया जाता है, कहाँ से निर्यात किया, तो मैंगलुरु से। मैंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में है। मैंगलुरु से निर्यात किया जाता है। और मैंगलुरु को जो पूछ ले कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और कुंदरेमुख की खानों में उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात किया जाता है, मतलब कुंदरेमुख की जो खाने वहाँ से लौह से जो बनाया जाता है वो बेचा कहाँ से जाता है, तो मैंगलोर लाया जाता है। मैंगलोर कर्नाटक में, यहाँ से इसको निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, रानीगंज का नाम जानते हैं, कोयला पे चले जाना आप, कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रयान 3, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 3 को पूरा देख लें। चंद्रयान 3 जो था, इसका रॉकेट का अगर जो कोई नाम पूछ ले तो इसके रॉकेट का नाम था LVM3M4, जो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। LVM3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया है, तो अभी 13 जुलाई को लॉन्च किया गया है, 13 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और इसको इसरो ने लॉन्च किया है, इसरो ही लॉन्च करेगा। और अगर जो इसरो पूछ ले तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अगर जो कोई पूछ ले तो बेंगलुरु में है। और इसके वर्तमान हेड अगर जो कोई पूछ ले तो वर्तमान हेड इसके हैं यश सोमनाथ, जो कि शायद 11वें नंबर के हैं, आप पता करके बताओ पूरा। 11वें नंबर के यश सोमनाथ इसके हेड हैं। और इसरो जब भी कोई चीज़ लॉन्च करेगा तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च करेगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च करेगा। जब भी कोई चीज़ लॉन्च करेगा इसरो, तो 13 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान प्रथम अगर जो कोई पूछ ले तो 2008 में लॉन्च किया गया था। और पीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। पीएसएलवी MK31 से, सॉरी एक मिनट, ये नहीं लॉन्च किया गया था इससे। तो ये चंद्रयान प्रथम जो था PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। PSLV C11 से, PSLV तो फुल फॉर्म ही होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये तो सैटेलाइट की फुल फॉर्म होती है, लेकिन C11 नाम था, उससे लॉन्च किया गया था। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C11 से लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया था चंद्रयान फर्स्ट को। तो चंद्रयान थर्ड की पूरी जानकारी आप रखिए अपने पास कि 13 जुलाई को लॉन्च किया गया था अभी। और ये LVM3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, इसरो ने लॉन्च किया है। और इसरो जब भी कोई चीज़ लॉन्च करेगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च करेगा। ऑप्शन नंबर 50 कह रहा है कि पाक जल मरमद्धु किन भागों को अलग करती है, तो पाक जल संधि जो अलग करती है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत पाकिस्तान को कभी नहीं अलग करती है, क्योंकि जो भारत का मैप है आप नीचे देखेंगे जो श्रीलंका है, उस श्रीलंका के मध्य में जो रेखाएं खींची जाती है, ये इस प्रकार से जो रेखा खींची है वो
भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। तो 50 का सी हो जाएगा, 49 का भी सी हो जाएगा LVM 3M4 से, और रानीगंज क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि कांवर झील जो है, कांवर झील अभ्यारण्य है एक पक्षी अभ्यारण्य जो मैप दे रखा है, बोले यहाँ कहाँ स्थित है, तो आप इस 3 नंबर पर स्थित है, आप 3 नंबर के जिले का नाम बता दीजिए कहाँ स्थित है। इस जिले का नाम बताइए, जिला कौन सा है, किस जिले में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, जिसे रामसर साइट में भी शामिल किया गया था 1 साल पहले। वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है, तो भारतीय शेरपा तो अमिताभ कांत बने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि G20 सम्मेलन के भारतीय शेरपा अगर जो कोई बने तो अमिताभ कांत बने हैं, और G20 की अध्यक्षता कर रहा है इस बार। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, और G20 के साथ साथ भारत संघाई सहयोग संगठन की भी अध्यक्षता कर रहा है इस बार है। और राजीव अरोड़ा अगर तुमसे कोई पूछ ले इस समय कौन है, तो बताइए जरा। और नरेंद्र मोदी अगर जो देख ले कोई पूछ ले, तो ये तो दुनिया जानती है प्रधानमंत्री नहीं हुए इस समय। और यही जो प्रधानमंत्री जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, और जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर जो पूछे तो नरेंद्र मोदी ही, क्योंकि 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। अगला क्वेश्चन अगर जो देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 अगर जो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 कुछ बताने लायक नहीं है, के राधाकृष्ण राव इसके बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार याद रखने वाला क्वेश्चन है, के राधाकृष्ण राव बने हैं। 53 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि जुलाई 2023 में भारत में 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है, तो अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। अश्विनी वैष्णव बताओ कौन से हैं, तो रेल मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। रेल मंत्री ने जो है 6G अलायंस लॉन्च किया है। और धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये शिक्षा मंत्री इस समय। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। और हरदीप पुरी बताओ कौन है। हरदीप पुरी कोई बता दे कि कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं, और ये आप कमेंट करके बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। तो अश्विनी वैष्णव जिन्होंने भारत का 6G अलायंस लॉन्च किया है, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री प्रेजेंट टाइम में हैं। अगला क्वेश्चन अगर जो 55 हम देखें तो 55 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट कौन बनी है, तो रेना बरनावी बनी है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। और संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला बनी है, तो रेना बरनावी बनी है। 55 का ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 जीता है, तो ये तो सीधे बता दिया है कि रणजी ट्रॉफी क्या है, क्रिकेट टूर्नामेंट है। और 2023 का खिताब किसने जीता है, तो जो इसका फाइनल मैच हुआ था वो सौराष्ट्र वर्सेस हुआ था वेस्ट बंगाल के मध्य में। सौराष्ट्र वर्सेस वेस्ट बंगाल के मध्य में हुआ था, और सौराष्ट्र इसका रहा विजेता। तो हमारा क्वेश्चन आंसर तो बन जाएगा विजेता का। लेकिन अगर जो पूछ ले उप विजेता कौन रहा था, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उप विजेता कौन रहा था, तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि उप विजेता कौन रहा था, तो पश्चिम बंगाल इसका उप विजेता रहा था। और जीता किसने था, तो सौराष्ट्र ने जीता था। रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट संबंधित टूर्नामेंट है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है, तो ये इक्वाडोर बन गया है। अमेरिका की कोई राजधानी बता दी, ऑस्ट्रेलिया की हम बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अमेरिका भी कोई भी राजधानी बता दी। ऑस्ट्रेलिया के बारे में 2-3 बातें बताएंगे आपको भी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में प्रवाल भित्ति द्वीप सबसे बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में 6GB मरुस्थल है। एक नया क्वेश्चन है, 6GB मरुस्थल आप याद रख लीजिए कि 6GB मरुस्थल जो पूछ ले कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दुनिया को पता ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाया जाता है, जो कि एक मार्सुपियल्स है, मतलब मार्सुपियल से कंगारू पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में 6GB मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है। और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। एक करंट का क्वेश्चन है, चलो अच्छा हटाओ करंट के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राह के प्रमुख इसमें कौन बनाए गए हैं, तो रवि सिन्हा हैं। और डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष अगर कोई पूछ ले तो मनोज सोनी है। आप बताइए कि परमीर सूद कौन है, कमेंट करके बता दिया करो कम से कम कौन है, तो अच्छा लगता है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि औरंगजेब ने किस सिख के कौन से गुरु की हत्या करवाई थी, तो गुरु अर्जुन देव की करवाई थी। और मीन कैंप किस लेखकों की रचनाएं हैं, तो इनको हिटलर ने लिखा था। मीन कैंप किस लेखकों की रचना है, तो इसको हिटलर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 61 है कह रहा है कि राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो पूछ रहे तो राजा राममोहन राय थे। कब की थी, तो 1728 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में किस राजवंशों का शासन था, तो नंद वंश का शासन था। नंद वंश का अंतिम शासक जो कोई था, तो महापद्म नंद था। कौन था,
महापद्म नंद जो था अंतिम वंश का अंतिम शासक था। इस महापद्म नंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाल दी थी। कहाँ किस कौन सा ये स्थान कौन था? तो मगध महाजनपद तब कहलाता था। मगध महाजनपद को एक कर दिया था मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने महापद्म नंद को मारकर नंद वंश की गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो 62 का क्वेश्चन नंबर, अब 62 का अगर जो आप उत्तर देखेंगे तो 62 का उत्तर सही है। राजवंशों में से किस का शासक? तो नंद वंश का शासक था। और नंद वंश का अंतिम शासक महापद्म नंद था, जिसे मारकर मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 63 ये कह रहा है कि श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? तो श्रवण बेलगोला ना तो उड़ीसा में पड़ता है, ना तो केरल में पड़ता है, ना ही तमिलनाडु में, ना ही गोवा में। श्रवण बेलगोला नामक स्थान पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर इसका ई सही रहेगा। और 64 कह रहा है कि पंचतंत्र कहानियाँ लिखी गई। पंचतंत्र की कहानियाँ के लेखक विष्णु शर्मा थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 65 जो कह रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक किस साल हुई थी? तो 1664 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। अगर जो ये पूछ ले इंग्लिश जो अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? तो पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी 1663 ईस्वी में पहला कारखाना लगाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, वो कह रहा है कि प्लासी का युद्ध मैदान जो है कहाँ तत्कालीन मैदान इसमें जो बंगाल में पड़ता है। प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्लासी का 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। और क्षेत्र अगर जो पूछे तो प्रेजेंट टाइम में तत्कालीन बंगाल में पड़ेगा। गंगा नदी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? गंगा नदी में वैसे तो कई सारी नदी आकर मिलती है, लेकिन भागीरथी नदी जब अलकनंदा नदी में आकर मिलती है, हरिद्वार की घटना है उत्तराखंड में जब अलकनंदा भागीरथी से मिलती है तब गंगा नदी कहलाती है। वैसे कई नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं। और जो ये उत्तर प्रदेश, ये जो नदी है 5 राज्यों में बहती हुई निकल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर उत्तराखंड में, फिर उत्तर प्रदेश से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश से हमारे बिहार चली जाती है और बिहार से झारखंड, और झारखंड से जाकर वेस्ट बंगाल चली जाती है। और वेस्ट बंगाल में इस पर बना हुआ फरक्का बांध मुर्शिदाबाद में, कहाँ? वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में फरक्का बांध बना हुआ है इस पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गंगा नदी से जुड़े। और भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर की नदी है। जो क्वेश्चन हमें याद आ जा रहे हैं प्रत्येक, और जगह नहीं है तो लिख रहे हैं आप, मुख से तो बोल ही रहे हैं, जहाँ आपको समझ में आए लिख लीजिए, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 68 वही कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापने के क्या कहा जाता है? तो उसे रिक्टर पैमाना कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। कभी कभी इसका क्वेश्चन डायरेक्ट इंग्लिश में पूछ लेते हैं। ट्रोपोस्फीयर होगा, स्ट्रेटोस्फीयर होगा, मीसोस्फीयर होगा। तो क्षोभ मंडल का जो घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। इसमें सभी गैसें पाई जाती हैं, जितनी गैसें हैं, सभी प्रकार की गैसें, जितने प्रकार की जो सभी गैसें हो गई, कोहरा हो गया, धूम हो गए, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती सभी इसी में घटित होती हैं। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें बहुत महत्वपूर्ण परत पाई जाती है ओजोन परत। O3 से कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और जिससे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और मध्य मंडल को मीसोस्फीयर कहते हैं। तो 69 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 69 के बाद अगर हम 70 पर जाएं तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में पाए जाते हैं। जहाँ वर्षा देखोगी उष्णकटिबंधीय वहाँ ज़्यादा पाए जाएंगे। बस सिंपल सी बात है। 70 में ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 71 ये कह रहा है कि चक्रवात किस कारण से होते हैं? तो चक्रवात निम्न वायुदाब के कारण होते हैं। और 72 कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में मौलिक अधिकार संविधान में कब जगह दी गई थी? तो 86वें संविधान जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था सन 2002 में। कब हुआ था? सन 2002 में। एक मिनट सही से लिख दें कि सन 2002 में जब हुआ था तो उसके द्वारा इसे जो है प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया। इसमें कब कहाँ जोड़ा गया? तो 21 जो था उसमें संविधान संशोधन करके 21A जोड़ दिया गया था। और वहाँ पर कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक को, कहाँ से कि 6 से 14 वर्ष तक को बालक को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्णतः अधिकार है और उसको स्कूल भेजने को माता पिता का कर्तव्य होगा। सन 2002 में कहा गया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एग्जाम है तो ऐसे क्वेश्चन बनने लाजमी है और बनने के चांस भी ज़्यादा बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 जो है वो कह रहा है कि केरल में थुम्बा क्यों प्रसिद्ध है? थुम्बा क्यों प्रसिद्ध है? तो एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। केरल में थुम्बा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। तो एक क्वेश्चन ये भी याद रखना, 73 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर जो 74 है कह रहा है वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लियो टॉलस्टॉय। 74 का सी सही है। 75 कह रहा है कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था।
एक क्वेश्चन यहीं से आप याद रखिए कि पिछड़ा वर्ग पहला कब बना था, तो 1953 में बना था। 1953 में जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था किसकी अध्यक्षता में बना था, तो काका काली लखर की अध्यक्षता में बना था। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है, तो जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की व्यवस्था, आर्थिक असमानता में कमी एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करना, बिल्कुल सही बात है। विविधता में सामान्य नागरिकों की गर्मा में वृद्धि करने, सभी सही है, तो इनकी उपयुक्त में से एक से अधिक वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा हमारा 76 का डी। क्वेश्चन नंबर जो 77 है वो कह रहा है कि उदारीकरण क्या है, तो निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं नियंत्रण की नीति का अनुसरण करना, यही उदारीकरण है। 77 का बी हो जाएगा। जो क्वेश्चन जहाँ बताने लायक नहीं वहाँ क्या क्या बताएं, जहाँ अच्छे क्वेश्चन बनने के चांस है वहाँ जितना हो सकता है उतना बताते हैं। आप बातों पर ध्यान दीजिए, सुनने का प्रयास कीजिए। जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। आगे बढ़ते 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि आर्थिक सुधारों का अर्थ होता है पुरानी नीतियों में बदलाव, नीतियों को एक नए सिरे से निर्माण करना। ये हो सकता है, आगे क्वेश्चन फिर भी पढ़ेंगे। सरकार की भूमिका का विस्तार करना, ये आर्थिक नीति सुधार का कोई कारण नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में संचार, ये भी नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन पढ़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक 5 विकल्प बीपीएससी दे रहा है और 5 विकल्प में से 100% उसमें से एक से अधिक होगा, ऊपर में से कोई नहीं। अगर जो इस प्रकार का पूछा तो और क्वेश्चन कठिन बन जाता है। ये अगर जो एक ही विकल्प में दे दे, ऊपर में से कोई नहीं है, एक से अधिक, तब कुछ चांस सही हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ठीक है, चलो अच्छा है। आर्थिक सुधारों की पुरानी नीतियों के बदलाव में नीतियों का एक सिरे से निर्माण करना, 78 में सही है। क्वेश्चन नंबर 79 जो कह रहा है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जो आती है, इसमें इसकी जो सूचकांक इसमें शामिल क्या नहीं है, तो जीवन प्रत्याशा आता है, प्रति व्यक्ति आय आता है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आता है, और शिक्षा आता है। 3 चीज़ें आती है, लेकिन सामाजिक समानता नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं और जो अपने खुद के जो अपना खुद का व्यापार, मतलब स्वयं का व्यापार, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है सरकारी व्यापार, इनको मिलाकर चलाना, यही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। 80 में इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और निम्न से कौन सा अचल पूंजी नहीं, 81 देख लीजिए कि कौन सा अचल पूंजी है, तो इसमें से कोई अचल पूंजी नहीं। अचल पूंजी में आते हैं जैसे कि ट्रैक्टर हो गया हमारा, कृषि यंत्र जो होते हैं, ट्रैक्टर हो गया हमारा, और मतलब अचल पूंजी, चल पूंजी, चल पूंजी दो प्रकार की होती है। जो कृषि यंत्र आप याद रखिए, जो कृषि यंत्र जो भी आप जानते हो वो सारे कृषि यंत्र अचल पूंजी में आते हैं, और कोयला, पेट्रोलियम, कच्चा माल सब चल पूंजी के अंतर्गत आते हैं। 81 में ई सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नंबर 82 कह रहा है कि आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में से निम्नलिखित में से शामिल नहीं है, तो पूर्वानुमान, चेतावनी, प्रशिक्षण और आपदा के बाद का प्रबंधन कार्य, तो शामिल है कि पूर्वानुमान भी कि पूर्वानुमान लगाया जाए। आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियां, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन आपदा के समय क्या धार्मिक अनुष्ठान करोगे, वहां से भागोगे नहीं, अपना कोई जुगाड़ नहीं करोगे, अपना सिस्टम नहीं बनाओगे कुछ, आपदा के समय धार्मिक अनुष्ठान करोगे तो मर जाओगे वहीं पर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 82 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 83 कह रहा है कि अंटार्कटिका में तीसरे शोध केंद्र की स्थापना भारत ने की थी, उसका नाम भारती था। क्या नाम था, भारती था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर जो पूछ ले कोई, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से पहले बता रखा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अगर जो यहाँ पर लिख देता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे, तो भारतीय गवर्नर जनरल जो कहता तो सी राजगोपालाचारी इसका क्वेश्चन बनता। लेकिन हमसे पूछा गया है कि प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड माउंटबेटन 84 का भी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 85 कह रहा है कि कौन भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो मैनचेस्टर भारत का अहमदाबाद है। अगर जो कोई है पूछ लेता क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो यहाँ पर कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है, कौन है, कहाँ का, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अगर जो पूछता हमसे तो हम तुरंत बताते कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अगर जो पूछे मैनचेस्टर कहाँ है, तो मैनचेस्टर जगह इंग्लैंड में है। अगर जो कोई पूछे मैनचेस्टर प्रसिद्ध क्यों है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर क्यों प्रसिद्ध है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर प्रसिद्ध है। और सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध मैनचेस्टर है कहाँ, तो इंग्लैंड में है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। 85 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था। अंतिम अफगान शासक बिहार का था तो दाऊद खां कुरैनी था। शेर शाह सूरी भी अफगानी था, सत्ता को पलट कर रख दिया इसने 1539-40 के करीब में। इसने कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में, कौन से युद्ध में, कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में, कन्नौज का युद्ध से ही बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, इसमें इसने हरा दिया था
किसको? हुमायूं को हरा दिया था। और हुमायूं को हरा दिया, और हुमायूं को हराने के बाद भारत पर इसने अधिकार कर लिया। और भारत पर से अफ़गानी सत्ता का संस्थापक अगर जो पूछे कौन था, तो भारत में अफ़गानी सत्ता का संस्थापक शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। क्या नाम था? फरीद था। इसने 1539-40 के युद्ध में, बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी को हरा दिया था। फिर इसकी मृत्यु का जो शेरशाह सूरी की, बहुत अच्छा क्वेश्चन शेरशाह सूरी से बनते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1544-45 के करीब में उक्का नामक अस्त्र चलाते हुए, एक अग्नि अस्त्र था उक्का नामक, और इस अस्त्र को जब चलाता है तो इसी के ऊपर गिर जाता है और मर जाता है। मतलब इसका कुछ उल्टे ही बैठ गया। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद हुमायूं 1555-56 के करीब में, कब? 1555-56 के करीब में भारत पर पुनः अधिकार करता है। कहाँ अधिकार करता है? 1555-56 में पुनः अधिकार करता है। और 1556 में भारत का अगर जो कोई शासक बना था तो अकबर बना था। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं पूरे जीवन इधर उधर घूमता रहा और कभी अच्छा सुख नहीं प्राप्त कर पाया। अकबर शासक बना 1556 में। तो ये शेरशाह सूरी से जुड़ी पूरी बातें थी। और बिहार का अंतिम अफगानी शासक अगर जो पूछे तो इसी शेरशाह सूरी के वंशजों में दाऊद खां करामानी हुआ था। अफगान शासक मुख्यतः बिहार से जुड़े थे, चुनार किले पर शासन किया करते थे। और शेरशाह सूरी का मकबरा अगर जो पूछे तो सासाराम बिहार में बना हुआ है। कहाँ? सासाराम बिहार में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 वही, बिहार में आए यूरोप यात्रियों में चिकित्सक भी कौन था? वो तो जॉन मार्शल था। ये क्वेश्चन याद रखने लायक है, मतलब जॉन मार्शल था। बन सकता है क्वेश्चन 87 का ही सही है। क्वेश्चन नंबर 88 जो कह रहा है कि तिलका मांझी का वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो भागलपुर में दी गई थी। वर्तमान बिहार भागलपुर में दी गई थी। और बिहार के भागलपुर में कछुआ संरक्षण केंद्र भी है। क्या है? कछुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। फुलकारी कढ़ाई किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो फुलकारी कढ़ाई पंजाब की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? पंजाब की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 90 जो था, तो किस भारतीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय है? तो कथकली। कथक कथकली। और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का है। कथक अगर जो पूछ ले कहाँ का है, तो कथक पूरे उत्तर भारत का है। कहाँ का? पूरे उत्तर भारत का कथक है। और कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है बताइए, कोई कमेंट करके बताइए मोहिनीअट्टम कहाँ का है। और क्वेश्चन नंबर 91 है, योनि किस ओर जाती है? तो गर्भाशय जीवा की ओर। कहाँ जाती है? गर्भाशय जीवा की ओर जाती है। अंडवाही नलिकाएं भी इसी में होती हैं और फैलेवियन ट्यूब में जाकर खुलती जाकर है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है जो कि कौन सी गैस जो होती है चिप्स से, जो ये तो चिप्स दे रखा है, ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, तो नाइट्रोजन। या सीधे आप याद रखिए, जो पैकेट में कोई सामान भरा होता है उसके अंदर जो कोई गैस भरी होती है तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। चिप्स दे रखा है तो बहुत अच्छी बात, ऑक्सीजन भरी होती है, ऑक्सीजन को रोकने के लिए तो नाइट्रोजन भरी। तो ऑक्सीजन जहाँ जाएगी चीज़ों को खराब कर देगी। क्यों? क्या खराब कर देगी? इसीलिए जो 92 का सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 93 कह रहा है कि किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी यूनिट नहीं है? इकाई मतलब यूनिट, किसका कोई मात्रक नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। तो फोकल लंबाई इसकी मात्रक तो इसका मीटर होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, हम लोग पढ़े हैं। और लेंस की शक्ति होती है डायप्टर में मापी जाती है। किसमें? डायप्टर में मापी जाती है। यानी कि इसमें से कोई भी सही नहीं है। महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट कौन सा होता है? एक्स एक्स। अगर जो XI हो गया तो वो पुरुष हो जाएगा। XX महिलाएं होती हैं, तो XX 94 का सही है। क्वेश्चन नंबर 95, किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? तो स्केलेरेनाकाइमा में होती हैं। 96 कह रहा है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो हेडेकी इकावा ने की थी। हेडेकी इकावा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप घटता है और वायु के बहने की चाल कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि किस समूह के पौधों में सामान्यतः शैवाल कहता है? तो थाइलाफाइटा वर्ग के शैवाल कहलाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? शैवाल कहलाते हैं। तो हाइलोफाइटा क्या कहलाता है? हाइलोफाइटा हाइलोफाइटा कहलाते हैं जो नमकीन क्षेत्रों में जो पौधे होते हैं, समुद्री क्षेत्रों में जो पौधे होते हैं, उनको हाइलोफाइटा कहा जाता है। और जीरोफाइटा किनको कहता है? जीरोफाइटा कहते हैं जो रेत में पौधे उगते हैं, रेतीले क्षेत्र में पौधे उगते हैं, उनको जीरोफाइटा कहता है। हाइलोफाइटा जो समुद्री क्षेत्र में या फिर जहाँ नमकीन क्षेत्र होता है उनको कहते हैं। और थैलोफाइटा इनको शैवाल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है किस प्रक्रिया के द्वारा ठोस गैस में परिवर्तित होता है? तो वाष्पीकरण के द्वारा तो द्रव गैस में बदलता है। संघनन के द्वारा तो पानी गर्म होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठोस गैस में परिवर्तित होता है। हिमीकरण के द्वारा, अगर जो ऊर्ध्वापातन आता तो हम लगा सकते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका है। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन कह रहा है जो कि हमारा इस सेट का 100वां क्वेश्चन। इसके बाद 20 क्वेश्चन बचेंगे सिर्फ।
तरंगे चमगादड़ और उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के काम आता है। कौन सी तरंगे होती हैं जो चमगादड़ उसके आने में बाधाओं का पता लगाते हैं? पराश्रव्य तरंगे होती हैं। पराश्रव्य तरंगों के द्वारा ही समुद्रों में जहाज चलाए जाते हैं। क्या? समुद्रों में जहाज चलाए जाते हैं पराश्रव्य तरंगों के द्वारा ही। उन्हें पता किया जाता है कि आगे रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 100 का ए सही है। 101 क्वेश्चन कह रहा है कि सब्जियों में किन ऐसी कौन सी सब्जियां जिनके भीतर बीज होते हैं? तो कुछ सब्जी और फल भी इसमें दिए हैं। तो करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, इनके अंदर बीज होता है। 101 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हमने अभी बताया आपको कि खारे पानी में पैदा होने पौधे को हाइलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलोफाइटा। लेकिन इसमें हाइलोफाइटा कहीं दे रखा है, तो ऊपर में से कोई नहीं। जीरोफाइटा हमने बताया कि रेत में पैदा होने वाले पौधे को, रेतीले क्षेत्र में, बालू क्षेत्र में पैदा होने वाले पौधे को जीरोफाइटा कहते हैं। 103 कह रहा है कि तरंग, चाल, आयाम, आयाम एम्पलीट्यूड हो गया, तरंग, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ हो गई, आवृत्ति को, सभी को क्या है? तरंग की विशेषताएं सभी हैं। क्या है? तरंग की विशेषताएं हैं। 103 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है हमारा कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क का प्राकृतिक आवास ऐसे ही हाथी है। आप बताइए कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो हम बता रहे हैं आपके लिए एमपी में है। वैसे आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। ये सही हाथी के लिए प्रसिद्ध है राजा जी राष्ट्रीय पार्क। कस्तूरी मृग के लिए, कस्तूरी मृग हंगुल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर बताइए, हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान जो है, हेमिसाई जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिसाई जम्मू कश्मीर में, वही प्रसिद्ध इसके लिए, कस्तूरी मृग के लिए। और राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो मध्य प्रदेश में है, वो एसी हाथी के लिए प्रसिद्ध है। 104 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष क्षेत्रीय भोजन के रूप में करते हैं? तो क्लोरेला नामक शैवाल होते हैं, इसका उपयोग अंतरिक्ष क्षेत्रीय भोजन के रूप में करते हैं। 106 कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, प्रकाशित फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर किस सिग्नल के प्रेषित करता है? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। संपूर्ण परावर्तन आंतरिक के लिए 2 शर्तें होती हैं, उसमें से एक शर्त को कमेंट करके बता सकता है तो बताइए। 2 शर्तें होती हैं, हम आपको बताएंगे। अगर जो आपको नहीं पता होगा तो आपको कमेंट करके हम आपको बताएंगे, लेकिन बताना आपको जरूर है कि प्राकृतिक ऑप्टिकल फाइबर संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। 106 में ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि रसायन शास्त्र में साबुन किसका होता है? किसका लवण होता है? किसका लवण होता है? तो वसा और एसिड का लवण होता है। और हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। कहाँ स्थित है? ऐसी कंडीशन हमारे लेह लद्दाख में है। और लेह लद्दाख किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ, लेह लद्दाख किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 108 का क्वेश्चन जो पूछे बताओ कमेंट करके। एक्टिव रहा करो कम से कम पढ़ते वक्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों की बनी होती? तो अमीनो अम्ल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अमीनो अम्ल की बनी होती है। उसके अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस मुख्य घटक किसका है? तो मेथेन का है। CH4 मेथेन को कहते हैं। CH4 कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, वहाँ जुगाली जब पशु करते हैं वहाँ से प्राप्त होती है। और जो धान का खेत होता है हमारा, धान के खेत से भी प्राप्त होती है। धान के खेत से भी CH4 प्राप्त होती है। हाइड्रोजन एक सबसे, हाइड्रोजन H2 कहते हैं। और हाइड्रोजन बिना मतलब प्रदूषण वाला ईंधन है। ब्यूटेन और प्रोपेन जो होती है हमारे, ब्यूटेन और प्रोपेन जो हमारी जो घर वाली गैस होती है, जिससे जो जिससे खाना बनता है, उस गैस में पाया जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि कृत्रिम पारिस्थितिक कौन सा है? हम क्या तालाब बना सकते हैं? बना लेते हैं, लेकिन तालाब होता है। और झील, झील भी प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की होती है। लेकिन तालाब बनाया भी जाता है। ये क्वेश्चन एक बार एक बताइए कि तालाब क्या कृत्रिम परिस्थिति नहीं हो सकता है? हो सकता है तालाब भी, लेकिन बगीचा 100% सही है इसका। झील तो नहीं हो सकता, लेकिन तालाब में हमें डाउट है। आप बताइए कि इसका ऑप्शन इसमें दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 112 है वो कह रहा है कि कौन सा प्राणी जगत के संधिपाद मतलब आर्थ्रोपोडा, मतलब इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर जो क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है तो बहुत अच्छा रहेगा। आर्थ्रोपोडा संघ का कौन सा नहीं है? तो इसमें से कोई नहीं है, संबंधित नहीं है। तो इसमें से कोई संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि कौन सा तत्व परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सबसे लिथियम सबसे ज्यादा इसकी परमाणु त्रिज्या, तो 113 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि वह कौन सा अम्ल जो चीनी के डंक में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? तो पाया जाता है फार्मिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? फार्मिक एसिड पाया जाता है। चीनी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ऊपर में से कोई नहीं है। अगर जो ऑक्जेलिक एसिड देखा जाए तो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। दूध दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही है। इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि फार्मिक का एसिड पाया जाता है चीनी के डंक में। लिख लीजिए आप तुरंत, अगर जो आपके पास नहीं लिखा, आपके दिमाग में नहीं, तो इसे लिख लीजिए। तो इसका ही सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
15 नंबर कह रहा है कि यक्षमा रोग पैदा करने वाले मुख्य कारक कौन-कौन से हैं? तो मुख्य कारक कौन सा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम इसका फुल नाम होता है। क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम इसका नाम होता है। ये इसके बैक्टीरिया से होने वाला, यक्षमा को ही हम टीबी कहते हैं। यक्षमा को ही हम टीबी कहते हैं। बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है। किससे होता है? तो बैक्टीरिया से रोग होता है, जीवाणु से रोग ये होता है। और इसके लिए हम बीसीजी का टीका लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीसीजी का टीका लगाते हैं। और यही बीसीजी का टीका जो होता है कुष्ठ रोग में भी लागू होता है। लेप्रेसी लेप्रेसी कुष्ठ रोग में बैक्टीरियम लेप्रो से ये कुष्ठ रोग होता है। इसके जीवाणु का नाम है और इसे बीसीजी का टीका लगता है। बीसीजी टीके की खोज बीसीजी की टीके की खोज कायलमेट्रिक गुरिन ने की थी। बीसीजी टीके की खोज कायलमेट्रिक गुरिन ने की थी। और यक्षमा टीबी में बीसीजी का टीका लग देता है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का नाम होता है। टीबी दिवस कोई बता दे कब मनाया जाता है? टीबी डे जो होता है कब मनाया जाता है? टीबी दिवस या यक्षमा दिवस कब मनाया जाता है? बता दे कोई। अगला क्वेश्चन कह रहा है 116 नंबर की, वाह अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश देखने पर कैसा देखा जाता है? इसके क्वेश्चन कहने का मतलब ये कि अंतरिक्ष से जब हम आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखता है? वो काले रंग का दिखता है। कैसा दिखता है? काले रंग का दिखता है अंतरिक्ष से देखने पर। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो शरीर के मध्य में उसका होता है। और रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है तो ल्यूकीमिया भी कहते हैं, ल्यूकोपीनिया भी कहते हैं। ये उपरोक्त में से डी सही है, इसका उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। रुधिर कैंसर के ल्यूकीमिया और ल्यूकोपेनिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 119 जो है कह रहा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सेट का है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सेट का है। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो जल एक चक्रीय संसाधन यही सही है। जैविक संसाधन जल नहीं होता है और जल की केवल एक ही अवस्था हो। जल की तो तीन ही अवस्था होती है, ठोस द्रव गैस। ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना, तो ये ऑप्शन तो बनते ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, जल एक चक्रीय संसाधन है। 119 का ही सही है। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन 120 इस सेट का जो है, तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटों का उदाहरण कौन सा है? तो कसाभिका, फ्लैगलेट्स इनको कहते हैं, कसाभिका हो जाते हैं, ये पाए जाते हैं तालाब के तल में पाए जाते हैं। तो ये हमारे 120 क्वेश्चन थे। प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 3 था। आप सेट को बनाइए जिस प्रकार से हम प्रत्येक ऑप्शन को बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप प्रत्येक जो ए बी सी जैसे 3 ऑप्शन दिए हैं तो कम से कम 4 में से 3 ऑप्शन तो आपको पढ़ने हैं। जितना अच्छा बना पाए उसके चक्कर में बनाने का प्रयास करना है। जो क्वेश्चन अच्छा उस पर ज़्यादा टाइम देना है, जो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा नहीं उस पर कम टाइम देना है। आप समझदार हैं, जानते हैं हमारे पास समय कम है, हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, इस सेट को समाप्त करते हैं। और आप अगर जो ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर जो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे वीडियो अन्य मिलते रहें। शाम को भी एक सेट हम डालेंगे आपके पास। तो अब पर डे रोज़ 2 सेट डाल दिया करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम काफ़ी करीब में आ गया है और इससे आपके क्वेश्चन भी बनते रहे। आप शाम को लेटे नहीं चलिए, आप वीडियो चला लीजिए, देख लीजिए। आपको इससे आपको क्या होगा कि आपको जो है चीज़ें जो है कि रिकॉल होती रहेंगी। तो इन शब्दों के साथ हम रुकते हैं और जय हिंद साथियों। हम अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। जय हिंद साथियों।